भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं, कब और कैसे शुरू करें तैयारी। ठीक है, तैयारी कब करें, कैसे शुरू करें, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिविल सेवाओं में सफलता का सपना देखने वाले अभ्यर्थी अक्सर ये जानना चाहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी कब और कैसे शुरू करें। यहाँ मेरी राय है कि सिविल सेवा परीक्षा की समर्पित तैयारी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शुरू की जा सकती है। हालांकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की और चयनित हुए। पर फिर भी बेहतर है कि यदि सपने आपने सिविल सेवक बनने का सपना देखा है तो आप अपनी ग्रेजुएशन को ठीक से करके परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। लेकिन अक्सर रियर केस में ये देखा जाता है कि कुछ लोग 12th पास आउट से ही ये शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, वनडे सीरीज आती है इसकी बीए की और बीएससी की और मैथमेटिक्स की, बीटेक की भी। तो उन 1 वीक सीरीज को पढ़कर एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं ग्रेजुएशन में। 1 वीक WEE के 1 वीक सीरीज को पढ़कर पास हो जाते हैं। ठीक है, और मैं भी अभी आपको वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करा सकता हूँ। जीके का मैं कोशिश करता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पर रोज़ का 10 क्वेश्चन मैं सेंड करूँ, पढ़ूँ। ठीक है, बातों ही बातों में मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर हम मैथ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इस मोबाइल की स्क्रीन पर मैथ का सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो मैं मैथ की शुरुआत कर दूंगा, रीजनिंग की शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही चलती है किताबें। ज़्यादातर आप हम किताबों के करीब लाएंगे। इसके बाद गांधी जी की सत्य के लिए मेरे प्रयोग वगैरह, ये भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ाने की सोच रहे हैं। इन किताबों से आज हम दूर हो गए हैं। इन किताबों से हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आती है कि हम कुछ लेखक से बात कर रहे हैं। मुझे ये फीलिंग आ रही है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं निशांत जैन IAS से बात कर रहा हूँ सीधा। इस प्रकार फीलिंग आती है किताबें पढ़ते हैं तो आपको किताबों से मिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए चलते आगे। हालांकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है? किसी में मास्टर की डिग्री लेते हैं, बीए के बाद में एमए करते हैं और बीएससी के बाद में एमएससी करते हैं। ये मास्टर की डिग्री होती है ना, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। पर फिर भी बेहतर है कि यदि आपने सिविल सेवक बनने का सपना देखा है तो आप अपनी ग्रेजुएशन को ठीक करके परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, यदि किसी ने इंटरमीडिएट 12वीं के बाद ही IAS की परीक्षा देने का निर्णय ले लिया तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि वे ग्रेजुएशन को अच्छी तरह करने के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा के प्रति अपना रुझान और झुकाव ओरिएंटेशन करना शुरू कर दे। ठीक है, 12वीं के बाद यदि कोई ग्रेजुएशन करता है, विथ ग्रेजुएशन की भी तैयारी करना चाहिए। जैसे कोई, मैं अभी बीए कर रहा हूँ तो मुझे बीए के साथ NCERT और कुछ अच्छी किताबें, ठीक है, वैसे बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। ये 2-2 लाख वाली कोचिंग वाली किताबें होती हैं ना, दृष्टि की,
इन किताबों से ज़्यादा भटकाव होता है। पहले हमें कॉन्सेप्चुअल डाटा तक पहुंचना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, न्यूज़पेपर रोज़ाना एनालिसिस करना है अपने बेस पर, ठीक है। और अच्छी किताबों में जैसे गांधी जी की किताबें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताबें और जैसे लेखकों की किताबें ने वो सुने, वो पढ़े, ठीक है। अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, इससे इतना फायदा होगा जिस आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतना फायदा होगा इससे, ठीक है। चलते आगे। ग्रेजुएशन ठीक से करने का फायदा ये होता है कि आप अपने विषय या स्ट्रीम पर अच्छी पकड़ रखते हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। यदि आप अपने सब्जेक्ट पर स्ट्रीम पर कमांड रखते हो तो ऑप्शनल में आपके 500 में से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। कल आपने ग्रेजुएट इसके सिलेबस के बारे में पता किया, तो यदि आप एनसीईआरटी अच्छी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी स्ट्रीम पर भी ध्यान होगा, बीए भी निकल जाएगी। बीए की किताबें भी पढ़ोगे तो बीए की बेसिक है वही आएगी यूपीएससी में। यूपीएससी बनाती कहाँ से सवाल, इन्हीं डाटा से, इन्हीं किताबों से ढूंढ ढूंढ कर बनाती है। जो प्रॉपर रिसोर्सेज उन्हें भी होना चाहिए, उनके पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, तो वो सोर्स उनके पास राष्ट्र की जो किताबें है वही है, वो पढ़ते हैं, वो पढ़कर फिर उन किताबों से सवाल देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इससे न केवल आपके पास एक वैकल्पिक कैरियर तैयार होता है बल्कि परीक्षा के किसी चरण जैसे इंटरव्यू में आपके ग्रेजुएशन के विषय से सवाल पूछे जाने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जो अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर रहे हैं वे इसकी शुरुआत प्रतिदिन अखबार पढ़ने, मासिक पत्रिका पढ़ने, पिछले सालों के पेपर देखने और 9वीं से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ कर सकते हैं। 9वीं से क्यों, 6 से आप शुरू कर दो। 6 की पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी अच्छी किताबें वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, वहाँ से शुरू कर दो। वहाँ से 12th तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़े, ठीक है। और इसके बाद आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर के बेस पर, ठीक है। कोई फालतू का कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गुस्सा हो गए कि किताबों को कचरा कहते हैं, वैसे लोगों ने किन किताबों को कचरा बना दिया। इतनी बड़ी एनसीईआरटी होती, इतनी बड़ी, ठीक है। लगता है तो कहते हैं 1 साल 2 साल से पढ़ी नहीं जाती है, उनकी इतनी सी बुक बना देते हैं, ठीक है। और कहते हैं ये बुक पढ़ लो आपका यूपीएससी निकल जाए। जो उन्होंने सोचा है क्या नहीं पढ़ना है ये सोचकर अपनी होशियारी के से उनमें से आ जाए सवाल तो आप कहाँ से करोगे। तो आप प्रॉपर पढ़ना चाहिए, आपको किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, जितना हो सके किताबें पढ़ें, ठीक है। जो आपको सही राय दे उसको अपना गाइडर माने, मेंटर माने, ठीक है। यदि मैं कुछ कहूँ तो मैं अच्छा लगूँ, आपको अच्छी गाइडेंस दूँ तो मुझे अपना मेंटर चुने, तो मेंटर भी एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचे कि बड़ा हुआ नहीं, उसकी उम्र क्या है, एक्सपीरियंस क्या नहीं, कैसे है, ऐसा ना सोचे। जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है वो इतना ध्यान नहीं देता है, जो परस्पर दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है उसका साथ देने से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। वो बेसिक से एडवांस तक पहुंचता है, जीरो से शुरुआत करता है, ठीक है, और अनंत तक जाता है, ठीक है। अनंत पर जाने के बाद वो आराम करता है, ठीक है ना। तो इसी जोश को बरकरार रखते हुए आप अच्छे से तैयारी करें। आपके इस झुकाव का ये फायदा होता है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह तैयारी में जुटते हैं तो आप परीक्षा से नज़दीकी यानी महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले
कहा कि यदि आपसे पहले इस परीक्षा के प्रति रुझान नहीं था और आप अब यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च के बाद एकदम नए सिरे से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद से नए सिरे से आप तैयारी करना चाहते हैं, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। कई साथी ये भी जानना चाहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त है। मैं कहूँगा जितने समय में आप पूरा पाठ्यक्रम क्रम कवर कर ले, फिर भी मेरी समझ में 1 से 1.5 साल का समय तैयारी के लिए पर्याप्त है। इसके बाद परीक्षा के तीनों चरणों की ये प्रक्रिया भी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम परिणाम तक कुल मिलाकर 8-9 महीने चल जाती है। अतः इस अनुरूप धैर्य और मोटिवेशन लेवल बनाए रखें। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना पड़ता है, शांति रखनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, इसके लिए रातों रात कभी करोड़पति नहीं बनता है। 9 महीना तो ये पेपर चलता है, 9-10 महीने, और 1.5 साल तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तैयारी करके फिर एकदम सांस से घी निकल जाता है, उस तरह बच्चा निकलता है ना, तब जाकर इस पोस्ट तक पहुंचता है। और ये ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इतनी ताकत है। ये स्थायी कार्यपालिका है। कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक तो अस्थायी कार्यपालिका, एक होता है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी जो जनता द्वारा कैंडिडेट चुना जाता है सीमित समय के लिए, वो अस्थायी है, और ये स्थायी, ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हो परीक्षा का माध्यम, मतलब परीक्षा का माध्यम क्या हो, माध्यम पर भी ये सवाल बहुत अच्छे अच्छे आपके सवाल हो रहे हैं। आप ये गिल्टी फील ना करें कि ये तो पढ़ाता नहीं है, क्यों हमारे पास भाई रिसोर्सेज नहीं है, बोर्ड नहीं है, वगैरह नहीं है। इस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर नोट्स से पढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं किताब का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मैं हमेशा, मेरी आदत है किताब के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ाता हूँ मैं। ऐसी नहीं है कि लोगों की तरह कुछ चीज़ें निकाल कर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे कोई किताब 100 पेज की है तो 2 पेज में ख़त्म कर देता हूँ, ऐसी नहीं है। हाँ, ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि हमने पूरी किताब कवर कर ली, लेकिन उनमें से बहुत चीज़ें छोड़ी है हमने, जिन पर हमारा ध्यान नहीं दिख गया। कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कोई भी कोचिंग अपने आप में परफेक्ट नहीं है। 1-2 लाख रुपया लेती है और ये छोड़ के पढ़ाती है। ठीक है, और तैयारी मुखर्जी नगर में, करोल बाग में कितने लोग करते हैं सिलेक्शन, उसे क्या होता है, क्यों होता है? ठीक है, ऐसे तो सारे कोचिंग उससे उठ कर चले जाते हैं, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है उनका तो होगा ही नहीं। ज़्यादातर आप देखना गरीबों के बच्चे गाँव से खेती का काम करते हुए IAS करेक्ट करते हैं। एक जोधपुर की रोड पर समस्या आ गई यार। आप क्यों तैयारी नहीं कर सकते बच्चे? क्यों भाई, अच्छी तैयारी करने के लिए माध्यम, हर सवाल का क्वेश्चन का आंसर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलते आगे। कुछ अभ्यर्थी इस सवाल से भी जूझते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में
किस भाषा को परीक्षा माध्यम के रूप में चुना जाए। ठीक है, पहली बात तो यह कि आप यूपीएससी की ये परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी समेत 22 भारतीय भाषाओं के माध्यम में दे सकते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को माध्यम के रूप में चुनने का अर्थ यह है कि आपकी मुख्य परीक्षा के सभी पेपर क्वालिफाइंग भाषा को छोड़कर किसी भाषा में लिखने होंगे, इसी भाषा में लिखने होंगे। ठीक है, जैसे आप ज़्यादातर उस माध्यम में दीजिए जिस माध्यम में आपके अंदर शब्द निर्माण है। ठीक है, आप कुछ लिख सकते हो, आपके पास संसाधन है उस भाषा के प्रति, आप बगैर त्रुटि के बगैर एरर के लिख सकते हो लेख, तो उस भाषा का ज़्यादातर चयन करें। ऐसा संभव नहीं है कि आप जीएस परीक्षा में लिखें और वैकल्पिक विषय हिंदी में, ये संभव नहीं है, दोनों एक ही भाषा में लिखना पड़ेगा। जहाँ तक मुख्य परीक्षा के भाषा माध्यम को चुनने का प्रश्न है, मेरा यही है कि आप उसी भाषा माध्यम को चुने जिस भाषा पर आपका अच्छा अधिकार हो और जिस भाषा में आप खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सके। जिन अभ्यर्थियों का प्राइमरी कक्षाओं से लेकर ग्रेजुएशन तक एक ही भाषा माध्यम रहा है तो उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मेरी प्राथमिक से लेकर उच्च परीक्षा तक सबका माध्यम हिंदी ही था और मुझे ये स्पष्ट था कि भले ही मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक हो पर अभिव्यक्ति के स्तर पर मेरी अंग्रेजी से कहीं बेहतर है। जैसे मातृभाषा हमेशा बेहतर ही होती है। जैसे हमारी मातृभाषा मारवाड़ी है, ठीक है, सारी भाषाओं से बेहतर हमारी मारवाड़ी है। ठीक है, मारवाड़ी तो मैं प्रॉपर नहीं कह सकता हूँ, जोधपुर क्षेत्र में इस क्षेत्र में बोली जाती है। मैं अपनी भाषा को शेरानी भाषा कहता हूँ। ठीक है, तो शेरानी भाषा में मैं निपुण हूँ। ठीक है, भाषा तो क्या बोली समझ लो, भाषा तो कुछ नहीं है। मारवाड़ी को भी हाल दर्जा नहीं मिला। ये जॉर्ज इब्राहिम की थ्योरी कभी पढ़ना आप, मारवाड़ी भाषा का साहित्य वगैरह के बारे में बताया हुआ है। वैसे समय मिलेगा तो वो भी पढ़ लेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपका साथ मिला तो ज़रूर ज़रूर पढ़ेंगे। जहाँ तक मुख्य परीक्षा में भाषा माध्यम को चुनने का प्रश्न है, मेरी राय यही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मेरी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सबका माध्यम हिंदी ही था और मुझे ये स्पष्ट है कि था कि भले ही मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक हो पर अभिव्यक्ति के स्तर पर मेरी हिंदी मेरी अंग्रेजी से कहीं बेहतर है। लिहाजा निसंदेह मैंने यूपीएससी में हिंदी माध्यम चुना। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी माध्यम में की। ऐसे में कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि यूपीएससी में कौन सा माध्यम चुने। मेरा मानना है कि यूपीएससी में माध्यम चुनने से पहले एक बार पिछले कुछ वर्षों के पेपर भी देख ले, समझने की कोशिश करें कि किस भाषा में आप पेपर को समझ पा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस भाषा में आप खुद को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपने आप को किस तरह अभिव्यक्त करते हो। तो वही माध्यम चुने, वही भाषा सुने, उसी भाषा में मेंस मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के पेपर लिखे जिसमें आप खुद को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, लोगों के सामने ला सकते हो। ठीक है।
कहाँ पढ़ रहे थे। फिर समझने की कोशिश करें कि भाषा में आप पेपर को समझ पा रहे हो। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस भाषा में आप खुद को अच्छे से अभिव्यक्त पाएंगे। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की से दृष्टि से अंग्रेजी माध्यम की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, पर आजकल हिंदी माध्यम में भी 80 प्रमाणित किताबें और गाइडेंस उपलब्ध होने लगे। जैसे ये किताबें तो हिंदी में है, तो इसी तरह हमें गाइडेंस मिल रही है ना। और क्या गाइडेंस है, गाइडेंस किसका नाम है, इसी का तो नाम है गाइडेंस। हमने ये किताब क्यों लाई, आपको गाइडेंस करने के लिए, आपके लिए अच्छी रणनीति बनाने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हमें, देख लेना। पर आजकल हिंदी माध्यम में भी अच्छी प्रमाणित किताबें और गाइडेंस उपलब्ध होने लगे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे सफल अभ्यर्थियों से भी मिला हूँ जिन्होंने हिंदी के अलावा बाकी भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, मराठी, गुजराती आदि को मुख्य परीक्षा के माध्यम के रूप में सुना था। कुल मिलाकर संक्षेप में कहे तो सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी भाषा को माध्यम के रूप में सुनने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। प्राथमिकता के क्रम में पढ़ते हैं, क्या बात है। नंबर 1, उस भाषा में आपकी सहजता और अभिव्यक्ति की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी भाषा, जिस भाषा को आप लेना चाहते हो, जिस भाषा में आप पेपर देना चाहता हो, जिस भाषा में आप आंसर लिखना चाहता हो, तो उस भाषा में आपकी सहजता होनी चाहिए, वाक्य शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा पकड़ होना चाहिए और अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें बातचीत डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए। उस भाषा में उपलब्ध प्रमाणित स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नंबर 3, उस भाषा में उपलब्ध मार्गदर्शन होना चाहिए, उसी भाषा में मोटिवेशन होना चाहिए। नंबर 4, यूपीएससी परीक्षा में इस भाषा माध्यम का प्रचलन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए इस भाषा में ज़्यादा प्रचलन, अभी इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है, तो इंग्लिश का प्रचलन के पीछे रीज़न ये है कि इंग्लिश भाषी राज्यों के अभ्यर्थी ज़्यादा पढ़ते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है, उनका माध्यम रंग नहीं लाता है, मटेरियल इंसान बनाता है। हम भी ये नहीं, जैसे किसी भाषा में पकड़ोगे, हिंदी में पकड़ोगे तो आप मटेरियल तैयार करोगे। ठीक है, रही बात इंटरव्यू के माध्यम की, तो इसमें ये छूट उपलब्ध है कि आप जिस भाषा के माध्यम में मुख्य परीक्षा दे रहे हो, उससे अलग किसी अन्य भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसे अनेक अभ्यर्थी देखे जिन्होंने मुख्य परीक्षा अंग्रेजी में दी, पर अंग्रेजी बोलने में ज़्यादा सहज ना होने के कारण इंटरव्यू अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी या मराठी में दिया। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।